अस्सलाम वालेकुम। कुतुब नुमा के एक प्रोग्राम के साथ आपको खुशामदीद। हमारी आईना अब्सार की टीम ने हमें ये शर्फ़ बख्शा कि यहाँ तशरीफ़ लाए, स्विट्ज़रलैंड तशरीफ़ लाए और यहाँ कुछ दिन क़याम है। और उनको भी खुशामदीद और बहुत खुशी हुई कि किस तरह इस छोटे से मुल्क में जिसकी कुल आबादी 8 मिलियन है, हमने एक अपनी दुनिया सी बसा ली है चंद दिनों के लिए। और रोज़मर्रा सुबह शाम हम अदब से मुतल्लिक़, अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर से मुतल्लिक़ गुफ्तगू में मशगूल हैं और साथ साथ इस मुल्क को और इस शहर को देख रहे हैं। और एक कशमकश सी हमारे दिलों में और हमारे अंदर फैली हुई है इस मुल्क को देखते हुए और फिर अपनी तहज़ीब से मुतल्लिक़। तो आज के प्रोग्राम के लिए एक मज़मून ऐसा चुना है जिसका इसी सिलसिले से ताल्लुक़ भी है। शायद वो हमारे ख़यालात को भी और आपके जज्बात को भी कुछ अंगेख्त करे और कुछ सोचने पर मजबूर करे। साथ ही साथ हम जब यहाँ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो एक बात ये सामने आई कि कुतुब नुमा एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिस शख्स के पास भी कोई अच्छी किताब और उसमें कोई दिलचस्प मज़मून, कोई दिलचस्प इबारत, कोई ऐसी इबारत जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करने वाली हो, उसके सामने आती है तो ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए, यानी सलाए आम है यारान नुक्तादां के लिए। जिसके पास भी है और वो अच्छी तरीके से और एक सलीक़े के साथ उसको पेश करना जानता है तो वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे और अपनी आवाज़ में, अपनी तस्वीर के साथ अपनी पसंदीदा तहरीर पेश करे। और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए भी हाजिर है, आपके लिए भी हाजिर है। सो आप अगर कुछ देखें और पेश करना चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको भी ये जगह और मौका दिया जाएगा। आज जो मज़मून मुंतखब किया है वो जॉन एलिया साहब का है। जॉन साहब बिलअमूम तो अपने अशार की वजह से मशहूर हैं और उनकी नज़में भी हमने पेश की, कुछ उस पर तबसरा भी हम कर चुके हैं, उसकी मज़ीद तफसील में नहीं जाते। लेकिन जॉन साहब एक बहुत साहिब तर्ज नसर निगार थे, बल्कि बहुत से लोग जो अदब से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने जॉन साहब को उनकी नसर से ज़्यादा पहचाना और माना पहले, और अपने शेर, उनके शेर से बाद में पहचाना। उनकी 1975 की एक सीरीज़ है मज़ामीन की जो सस्पेंस डाइजेस्ट या गालिबन आलमी डाइजेस्ट में छपी, तहज़ीब से मुतल्लिक़। जब पाकिस्तान में तहज़ीब से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो रही थी तो जॉन साहब ने 6 किस्तों में अपना नुक्ता नज़र और अपना क़ज़िया तहज़ीब के मुतल्लिक़ पेश किया। और उसका जो पहला मज़मून है उस कड़ी का, वो आपकी खिदमत में इस वक्त हम पेश करने जा रहे हैं। तहज़ीब नंबर 1। गलती मेरी है कि शहर में रहता हूँ और जंगल की तरफ नहीं निकल जाता। कैसा वक्त गारत हुआ है, मेरी तन्हाई तो कोई दूर नहीं करता, पर इसका दिमाग चाटने सब आ जाते हैं। मैं कलम का मज़दूर अपनी मज़दूरी भी नहीं कर पाता। ये सब के सब अपने अपने कामों से निमट के आते हैं और कुछ मेरा काम नहीं करने देते। पर लिखना कोई काम ही कब है? काम तो रिश्वतखोरी है, काम तो स्मगलर करते हैं, कमिश्नर करते हैं, वज़ीर करते हैं, बैंकों के अफसर करते हैं। हम लिखने वाले कमबख्त काम थोड़ा ही करते हैं, हरामखोरी करते हैं। ये जो अभी मेरे कान खा के गया है, जो कोई अफसर या कारोबारी था, अगर मैं किसी दिन सुबह के 10 बजे इसके दफ्तर में पहुंच जाऊं तो इसकी पेशानी पर एक लफ्ज़ उभर आए और वो लफ्ज़ कुर्बानी हो, और फिर ये शख्स अपने तेवरों से मुझे गवाह बनाए कि देखो मैं अदब का कितना बड़ा कदरदान हूँ, कि अदब की खातिर अपनी इतनी कीमती मसरूफियत में तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। और इस बात पर कौन शक कर सकता है कि ये उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, और ऐसी कुर्बानी इस शहर में गिने चुने लोग ही दे सकते हैं। वरना वरना तो हम ऐसों को बाहर ही से टरखा दिया जाता है। कोई भी उल्लू का पट्ठा एक लिखने वाले को एक गंभीर मुस्कुराहट के साथ चलता कर सकता है कि वो बहुत ही मसरूफ़ और अहम आदमी होता है। कारोबार और इक़्तिदार के शहरों की चाक चौबंद अलकसाहटें और अर्जुमंद लजाहटें हमसे जिसको चाहें इज़्ज़त दें और जिसको चाहें ज़िल्लत दें। ओ इल्कसाहटो लिजलिजाहटो, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तारीख़ के चकलों के जनों, तुमने क्या समझ रखा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे पास आओ और हमें अपना मुंह दिखाओ। क्या मैं कोई सरकारी अदीब और दरबारी शायर हूँ? फिर तुम में से कोई भला मेरे पास क्यों आता है?
सरकारी अदीबों और दरबारी शायरों के पास ही जाया करे, इन्हें मदारियों के घटिया नखरों से जी बहलाया करे। ओहो जॉन एलिया, बड़े तहैया दिखा रहे हो। जब वो अफसर या कारोबारी यहाँ बैठा था, उस वक्त तो मेरी जान तुम्हारे होंठों से शहद टपक रहा था, और अब वो किसी चकल्ले के चे बच्चे की किलबिलाती हुई गंध हो गया। मेरी जान, बेज़मीरी की भी हद होती है। खैर छोड़ो, तुम जो सोच रहे थे और जो कुछ लिखना चाहते थे वो सोचो और लिखो। अब तो वो दफान हो गया। जाने में क्या सोच रहा था, क्या लिखना चाहता था? हाँ, मैं इंसानों के जीते जागते रिश्तों में सांस ले रहा था और अपने आप से उन्हीं की बातें कर रहा था। और फिर मुझे ये ख्याल आया था कि अब तक इन रिश्तों को कई दूसरे तरीक़ों से तोड़ने की कोशिशें की जाती रहीं, और अब तहज़ीब के नाम पर इनके ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। आज जब कोई गिरोह अपनी तहज़ीब का नाम लेता है तो उसकी नीयत यही होती है कि दूसरे को तपाए और उसका मजाक उड़ाए। तहज़ीब के लफ्ज़ को एक जहरीला तंज बना दिया गया है। इन दिनों यहाँ तहज़ीब का बहुत चर्चा है, जिसने एक फितना अंगेज़ मुनाजरे की सी फ़ज़ा पैदा कर दी है। पहले तो पाकिस्तान की तहज़ीब का नाम लेकर आस पड़ोस की तारीख़, जुग़राफ़िए, मौसम, मिजाज, ज़बान, मज़हब और माहौल के सारे रिश्तों को झुटलाया जाता है, और तहज़ीब की जो पूंजी सब ने मिलकर इकट्ठी की है उसे बरे नेग लगाया जाता है। और फिर ये होता है कि पाकिस्तान के एक इलाके का दूसरे इलाके से जो भी रिश्ता है, उनमें बाहमी वाबस्तगी की जो भी सूरत पाई जाती है, उसे छोड़कर सारा ज़ोर उस रिश्ते पर दिया जाता है जो पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत के दरमियान ही नहीं पाया जाता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के दरमियान भी पाया जाता है। ये फिर सुनिएगा, जो रिश्ता है उनमें बाहमी वाबस्तगी की जो भी सूरत पाई जाती है, पाकिस्तान के एक इलाके का दूसरे इलाके से जो भी रिश्ता है, उनमें बाहमी वाबस्तगी की जो भी सूरत पाई जाती है, उसे छोड़कर सारा जोर उस रिश्ते पर दिया जाता है जो पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत के दरमियान ही नहीं पाया जाता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के दरमियान भी पाया जाता है। मानी हुई बात है कि ये एक मिलाने वाला रिश्ता है, मगर ये तुम्ही को नहीं, अरब व अजम और मशरिक़ व मग़रिब के बहुत से लोगों को भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं पहुंचकर आपस में मिलाने वाला रिश्ता है। और ये बात भी ठीक है कि यहाँ भी ये रिश्ता एक दूसरे से नज़दीक ही लाता है, मगर इस रिश्ते के साथ यहाँ रहकर और बहुत से रिश्ते भी ढूंढने पड़ेंगे कि इनके बग़ैर ये रिश्ता भी काम नहीं आ सकता। होता ये है कि सब कुछ छोड़कर सारा ज़ोर उसी रिश्ते पर दिया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के एक इलाके को एक सैयारे का और दूसरे किसी इलाके को किसी दूसरे सैयारे का टुकड़ा समझा और समझाया जाता है, और इनके दरमियान कोई रिश्ता भी तस्लीम नहीं किया जाता। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान के बनने से पहले क्या ये इलाके बरतानिया, अमेरिका, रूस या चीन में पाए जाते थे? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे? अगर हिंदुस्तान ही का हिस्सा थे और इनमें वही रिश्ता पाया जाता था जो किसी एक मुल्क के इलाकों के दरमियान पाया जाता है, तो वो रिश्ता पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह टूट गया? मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ के इलाकों की अपनी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर इनकी कोई पहचान न होती तो फिर वो पाए ही क्यों कर जाते? पंजाब एक पहचान का नाम है, सिंध एक पहचान का नाम है, सरहद और बलूचिस्तान की अपनी अपनी पहचान है, इसीलिए इन्हें जुदा जुदा नामों से याद किया जाता है। पर क्या इस पहचान को एक दूसरे के लिए फप्ती बन जाना चाहिए? और हुआ यही है, एक ने अपनी पहचान को दूसरे के लिए फप्ती बना दिया है, और तहजीब का नाम लेकर एक दूसरे के खिलाफ इल्म और तहकीक के लहजे में दिल की भड़ास निकाली जा रही है। मैं कहता हूँ, इलाकों के साथ इन इलाकों की हम आहंगी और उसके साथ जुनूबी मशरक़ी एशिया के बजाय बर्रे सग़ीर के रिश्ते को सामने रखना चाहिए कि इसी वक्त कोई समझ में आने वाली गुफ्तगू हो सकती है। आलमी डाइजेस्ट, फरवरी 1975। अब तक के लिए इतना ही, और इसी तरह के और मज़ामीन भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। और ये देखिए कि ये आज से तकरीबन 40-45 साल पुरानी तहरीर कितनी ताज़ा है।